तो हम लोग आगे क्या कंटिन्यू करते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ कंजप्शन थ्योरी। ठीक है, तो डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट है डिफरेंट कंजप्शन थ्योरी के मतलब कंजप्शन कैसा होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इरविंग फिशर जो एक इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, वो दिया था इंटर टेम्पोरल चॉइस। ठीक है, इंटर टेम्पोरल चॉइस 1930 में। ठीक है, उसके 6 साल बाद केन्स दिया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद कुजनेट दिया था कंजप्शन प्रोजेल 1946 में। डूसेनबेरी दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 पे। फ्राइडमैन दिया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 57 में। और मोडी गिलानी और एंडो ये जो दिया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1963 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो इरविंग फिशर जो है वो दिया था तुम्हारा इंटर टेम्पोरल चॉइस। ठीक है, 1930 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताएं हम लोग एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या है, ये दिया था केन्स। ठीक है, केन्स क्या बोला था, जो अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो उस खर्चा ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो लोगों का कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है, उसका इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लोगों का कंजप्शन उसका मेनली उसका करेंट इनकम क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसका नेबर का इनकम या फिर उसका फ्यूचर के में क्या इनकम होगा उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगा तो उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर कंजप्शन, लेकिन कंजप्शन और इनकम का क्या रिलेशन है। ठीक है, कंजप्शन है राइज लेस देन इनकम बिकॉज पीपल स्पेंड सम मनी एंड सेव द। ठीक है, मतलब उसका इनकम मान लो बढ़ गया है 10%। ठीक है, मतलब 10% बढ़, लेकिन उसका कंजप्शन जो है 10% से नहीं बढ़ेगा। कंजप्शन मान लो बढ़ गया 3%। ठीक है, तो उसका कंजप्शन उतना नहीं बढ़ेगा जितना उसका इनकम बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना इनका इनकम हुआ कुछ वो सेव करेगा। ठीक है, बाकी कंजम करेगा। ठीक है, मान लो कोई फार्मर है 10,000 रुपया इनकम किया, अर्न किया। ठीक है, अब मान लो 8,000 रुपया खर्चा किया। ठीक है, और 2,000 रुपया सेव किया। ठीक है, अब उसके इनकम मान लो 10,000 से बढ़ गया, हो गया 20,000। ठीक है, अब जो है वो 20,000 जब हो गया, अब 14,000 खर्चा करा। ठीक है, बाकी 6,000 सेव करा। ठीक है, तो उसका इनकम कितना बढ़ा, 10,000 से 20,000 हुआ ना, तो इनकम उसका बढ़ा 10,000 रुपया, लेकिन उसका कंजप्शन कितना बढ़ा, 8,000 से 14,000, मतलब 6,000 बढ़ा। ठीक है, तो ये जो है केन्स जो है अपना कंजप्शन को कैसे A+BY। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए है ना, A+BY कंजप्शन का तुम्हारा जो ये है। ठीक है, अब आता है वाई कंजप्शन इज नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंजप्शन प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, मतलब इनकम जितना, जो इनकम मतलब 10,000 था उसका कंजप्शन 8,000। ठीक है, तो इसमें APC कितना है 0.8। अब उसका इनकम 10,000 से बढ़ के हो गया 50,000। ठीक है, लेकिन कंजप्शन जो 8,000 से बढ़ के हुआ 35,000। तो APC अब क्या है, एवरेज प्रोपोर्शनिटी ऑफ कंजप्शन 0.7। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्यों, जब जो है लोगों का बेसिक नीड जब सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है अपना लोग जो है मतलब खर्चा उसका मतलब अब सेव करने ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, मान लो लोग कितना ही मतलब कितना ही खाना खाएगा। ठीक है, जितना खाना तो खा लिया, जितना मैक्सिमम कितना शर्ट खरीदेगा। ठीक है, तो उसका जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो खर्चा उतना नहीं खाता। ठीक है, तो अब जो है APC हमेशा ग्रेटर देन MPC होता है। ठीक है, एस इन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। क्यों APC क्यों MPC से ज़्यादा होता है, मान लो इनकम 10,000 है, कंजप्शन उसका 8,000। ठीक है, तो APC कितना हो गया 8,000 बाई 10,000 0.8। ठीक है, अब उसकी इनकम मान लो 10,000 से 12,000 हो गया और उसका कंजप्शन 8,000 से 9,500 हो गया। ठीक है, अब उसका MPC देखो 0.75 आया। ठीक है, तो APC जो है ग्रेटर देन MPC हमेशा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में। क्यों, क्योंकि उसका कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन भी होता है। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। ग्राफ जो है कंजप्शन ग्राफ ये ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, C=, ये तुम्हारा ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कंजप्शन कर्व क्या है, ऐसा होता है। ठीक है, C=A+B। ये क्या है, तो उसका कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन है जो कि तुम्हारा इनकम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो खर्चा करना ही है, इसका इनकम जीरो भी होगा तो फिर भी इसका खर्चा होगा। ठीक है, अब हम लोग कुजनेट कंजप्शन पजल पे। ठीक है, कुजनेट कंजप्शन पजल जो है ये कौन दिया था, साइंटिस्ट जो है कुजनेट दिया था। ठीक है, तो ये जो है केन्स क्या बोला था, APC जो है वो डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। ठीक है,
तो इनकम जब उसका बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका एपीजी जो है कम होता है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब केन्स क्या बोला था, उसका इनकम जितना जितना रेट में उसका इनकम बढ़ेगा उतना रेट से उसका कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एपीसी उसका डिक्रीज होता रहेगा जब उसका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा रीज़न क्या क्यों दिया था? क्योंकि उसका जितना मतलब खर्चा करने का जो पावर है, ठीक है, कितना ही खर्चा कर लेगा, है ना, वो जो जितना खरीदना है खरीद लिया, जितना कपड़ा पहनना था पहन लिया, जितना खाना है खा लिया, ठीक है। तो लेकिन कुजनेट जो है वो एनालाइज किया लॉन्ग रन पे, ठीक है, लॉन्ग रन डेटा पे एनालाइज किया, तो देखा जी एपीसी जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अराउंड 0.9, ठीक है। एपीजी लॉन्ग रन में जो है एपीजी कांस्टेंट रहता है अराउंड 0.9। क्यों, ऐसा क्यों है? कुजनेट जो है, और कुजनेट जो अपना इक्वेशन क्या दिया था, C=BY, ठीक है, इसमें कोई ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं था, ठीक है। इसको जो है कुजनेट को जो है पजल, इसको पजल क्यों बोला, कुजनेट कंजप्शन पजल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो केन्स का प्रेडिक्शन था, ठीक है, लेकिन और लॉन्ग रन डेटा जो है डिफर हो गया था, ठीक है। तो कुजनेट थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, पजल हो गया था कि ऐसा क्यों है, तो इसलिए इसको कुजनेट कंजप्शन पजल बोलता है, ठीक है। तो केन्स और कुजनेट में क्या डिफरेंस है? केन्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए दिया था और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो C=A+BY और कुजनेट जो है C=BY था, ठीक है। इसमें जो है एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन जो है कम होता रहता है, ठीक है, फेल्स, और ये जो है एपीसी इसमें कांस्टेंट रहता है 0.9। एमपीसी जो है इसमें लेस देन एपीसी होता है, एमपीसी कम होता है, लेकिन इसमें जो एमपीसी जो है हायर रहता है कंपेयर टू केन्स, ठीक है। तो कुजनेट जो है उसका रीज़न क्या है कि इसका जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में है ना, जब जब उसका इनकम बढ़ जाता है लोगों का, तो अपना लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अपना घर ज़्यादा होता है, घर का ज़्यादा खर्चा, फूड का ज़्यादा खर्चा, एडुकेशन स्पेंडिंग मोर, ठीक है, तो अपना लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, इसलिए जो है कांस्टेंट रहता है। अब आता हम लोग रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। ये कौन दिया था? ड्यूसेनबेरी, ठीक है, ड्यूसेनबेरी जो है साइंटिस्ट, ये दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या बोला था कि हम लोग का जो कंजप्शन है ना, सिर्फ हम लोग किस पे, रिलेटिव इनकम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, सिर्फ अपना इनकम पे नहीं, ठीक है। रिलेटिव इनकम क्या, मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, पुअर विलेज में रहता है, और बी फार्मर जो है रिच विलेज में रहता है, ठीक है। तो बी जो है हमेशा खर्चा ज़्यादा करेगा, ठीक है, मान लो दोनों का इनकम सेम है, फिर भी बी क्यों ज़्यादा खर्चा करेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मान लो तुम एक नॉर्मल इलाका में रहते हो, ठीक है, और कोई मान लो हाई सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, तो तुम्हारा खर्चा ऑलरेडी ज़्यादा होगा। मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा, सिक्योरिटी गार्ड का पैसा, तो ऐसा तुमसे पैसा लेता रहेगा, ठीक है। तो ये क्यों, रीज़न क्या है? इसका दो इफेक्ट है, ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक है रेचेट इफेक्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है कि लोग कॉपी आदर्श, ठीक है, लोग दूसरों को कॉपी करता है, ठीक है। मान लो एक फार्मर मोटरसाइकिल खरीद लिया, ठीक है, अब उसको देखकर उसका नेबर भी बोलेगा मुझे भी एक मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी खरीद लेगा, ठीक है। ये है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, लोग एक दूसरे को कॉपी करता है, ठीक है। अब रेचेट इफेक्ट क्या है? रेचेट इफेक्ट जो है, पीपल डू नॉट लाइक रिड्यूसिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, लोग जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस करना नहीं चाहता, ठीक है। मान लो कोई फैमिली पहले 50,000 रुपया कमाता था, ठीक है, अब उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया कि मिनी कट चावल खाता है, एसी लगाता है, ठीक है, अब उसका मान लो कंजप्शन इनकम जो 50,000 से आगे कम भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना लाइफस्टाइल को उतना चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो पहले हम लोग 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीना चलता था हम लोग, याद है, 28 दिन के लिए 1 GB डेटा खरीदते थे। अब क्या हो गया, जियो आया, अब डेली 1 GB 1.5 GB डेटा लगने आया, ठीक है, तो हम लोग 1.5 GB यूज़ करते थे। उसके बाद अनलिमिटेड, अभी 5G आ गया, तो अनलिमिटेड यूज़ करते हैं कि नहीं। तभी अभी फिर से अगर मुझे बोलेगा कि तुम डेली 100 MB में काम चलाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये है रेचेट इफेक्ट, ठीक है। रेचेट इफेक्ट क्या है कि तुम अगर मतलब तुमको अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, तुम जिस हिसाब से ढल गए हो ना एक ही बार, तो तुम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है, ये हो गया रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, कौन दिया था? ड्यूसेनबेरी, ठीक है। अब आता है हम लोग परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, ये कौन दिया था? मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्टन फ्राइडमैन दिया था। ये बोला था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में कि लोग जो है ना, लोगों का जो कंज्यूम है, ठीक है, वो अपना एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म इनकम, ठीक है, नॉट टेम्पोररी इनकम। लोग अपना जो कंजप्शन है, लोगों का कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है? उसका
लॉन्ग टर्म इनकम पे, ठीक है। अब आता है इनकम टाइप्स, ठीक है। इनकम टाइप्स में क्या क्या इनकम आता है, सबसे पहले है प्रेजेंट इनकम, ठीक है। प्रेजेंट इनकम क्या है, तुम रेगुलर कितना, रेगुलर मान लो तुम मंथली सैलरी मान लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा परमानेंट इनकम, रेगुलर तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकम। उसके बाद आता है ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है। ट्रांजिटरी इनकम मतलब अनएक्सपेक्टेड, तुमको मान लो लॉटरी लग गया आज 5 करोड़ का, ठीक है। या फिर तुमको कोई मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तुमको दे दिया 10 लाख रुपया ऐसे ही फ्री में, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिटरी इनकम, अनएक्सपेक्टेड इनकम है, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल इनकम हुआ है इजगल टू वाई पी, मतलब परमानेंट इनकम प्लस वाई टी ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है। तो तुम्हारा जो कंजप्शन फंक्शन जो है सी पी इज इक्वल टू के इंटू वाई पी, ठीक है। तो तुम्हारा कंजप्शन किस पे डिपेंड करेगा, पी पे, वाई पी पे, मतलब तुम्हारा परमानेंट इनकम पे, ठीक है। मान लो कोई टीचर 40,000 रुपया उसको सैलरी मिलता, ठीक है। अचानक से अगर 5 लाख लॉटरी आ गया तो क्या वो 5 लाख खर्चा कर देंगे, इमीडिएटली नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसका कंजप्शन जो किस पे डिपेंड है, वो उसको मतलब आदत है 40,000 खर्चा करना है, तो 40 उसी हिसाब से खर्चा करे, ठीक है। अब के क्या है, के इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ परमानेंट इनकम पीपल डिसाइडेड टू स्पेंड, ठीक है। के इज इक्वल टू मान लो के 0.8 है, ठीक है। तो 50,000 उसका इनकम है, तो उसका तो सी पी कितना होगा, कंजप्शन कितना होगा, ये 0.8 इंटू 50,000 मतलब 40,000 रुपये, ठीक है। तो के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। के जो है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुमको बैंक 12% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो लोग क्या सोचेगा कि चलो बैंक में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, कंजप्शन कम करेगा। तो के तुम्हारा रेट ऑफ डिपेंड करता है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। के कांस्टेंट है मान के चलो, ठीक है। अब आता है रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ तो ह्यूमन वेल्थ, ठीक है। ह्यूमन वेल्थ क्या है, अर्न फ्रॉम वर्क, सैलरी, बिजनेसमैन, ठीक है। और नॉन ह्यूमन वेल्थ क्या है, हाउस, लैंड, शेयर, बैंक डिपॉजिट, ठीक है, गोल्ड, ये सब हो गया नॉन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन वेल्थ मतलब तुम अपना सैलरी से कितना कमा रहे हो, ठीक है। तुम अपना सैलरी से, वर्क से, बिजनेस से कितना कमा रहे हो, ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन। और तुम्हारा लैंड है, हाउस है, ठीक है, शेयर है, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड, ये सब तुम्हारा नॉन ह्यूमन, ठीक है। तो अगर लोग मोर एंड मोर ऐसे डाउन करता है, ठीक है, तो वो वेल्दर लगता है कि मैं अमीर हूँ, ठीक है, उस हिसाब से वो ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। कुछ लोग होता है जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस लग्जरी होता है, ठीक है। मेनली जो लड़कियों का देखना टेस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा होता है कि उनको महंगा वाला रेस्टोरेंट में खाना है, ठीक है। लड़कों का ये वाला आदत नहीं होता कि वो कहीं भी जाओ ढाबा में खा लेगा, ठीक है। कहीं तुम जाओगे नॉर्मल खाना खा लेंगे, ठीक है। हम लोग लड़का दोस्त के साथ जाएंगे तो नॉर्मल खा लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। लड़कियों का क्या है, तुम्हारा इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी तुम्हारा कंजप्शन डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता हम लोग लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ कंजप्शन, ठीक है। ये कौन दिया था, फ्रांस मोदिग्लानी, ठीक है। फ्रांस मोदिग्लानी, मोदी का ग्लानी हो गया, और एल्बर्ट एंडो, ठीक है, एल्बर्ट एंडो, जिसका आंट थोड़ा अल्बर्ट एंडो, सॉरी। अब जो है तो लाइफ साइकिल मॉडल कौन दिया था, फ्रांस मोदिग्लानी, ठीक है। मोदी मान लो फ्रांस में गया है, ठीक है, तो इसलिए फ्रांको मोदिग्लानी, ठीक है। और एल्बर्ट एंडो, ठीक है, जिसको अंडा खाना बहुत पसंद है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पीपल प्लान कंजप्शन फॉर द होल लाइफ, ठीक है। लोग जो है बस अपना करेंट इनकम, उसका कंजप्शन सिर्फ उसका करेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो अपना प्लानिंग करता पूरा होल लाइफ का, ठीक है। तो ये देखो उसका ग्राफ, तो यंग एज में ये हो गया उसका स्पेंडिंग, ठीक है। स्पेंडिंग जो है टाइम के साथ साथ बढ़ता है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। अब ये है उसका मान लो सेविंग कर्व, ठीक है, इनकम कर्व, ठीक है। पहले उसका इनकम नहीं रहता था, जीरो है, ठीक है, लेकिन सेविंग तो, खर्चा तो उसका पहले भी है, खाने का खर्चा है, तो खर्चा तो उसका पूरा लाइफ में है, ठीक है। तो पहला का लाइफ में जो है बच्चे 15 से 25 साल तक अपना मम्मी पापा के पैसा में खाता है, ठीक है। तो उसका खर्चा है लेकिन उसका इनकम नहीं है, ठीक है। अब जो 25 साल के बाद लोग कमाना स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसका इनकम जो है ग्रेटर देन स्पेंडिंग, ठीक है। तो अब उस टाइम सेव करता है, फिर मान लो 45 की उसके बाद में वो इनकम उसका कम होता ना लगता है, ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग उतना ही रहेगा। तो पहले के लाइफ, शुरू का लाइफ में वो डिस सेविंग होता है, फिर सेविंग होता है, फिर से डिस सेविंग होता है, ठीक है। तो यंग एज में जो है उसका इनकम कम रहता है, तो पापा से या किसी से बोरो कर लिया, डिस सेविंग होगा। मिडिल एज में उसका इनकम हाई है, सेविंग होगा।
और ओल्ड एज में रिटायर होने लगता है, ठीक है, उसका इनकम कम हो गया तो अपना सेविंग को यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसका कंजप्शन जो है C इज इक्वल टू अल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा वाई, ठीक है। अल्फा क्या है, मार्जिनल प्रोपोर्सिटीज फ्रॉम वेल्थ, ठीक है। उसका वेल्थ, ये हो गया वेल्थ और ये हो गया इनकम, ठीक है। वेल्थ हम लोग अभी पढ़े हैं ना, ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ, ठीक है। तो वेल्थ मान लो उसका मान लो प्रॉपर्टी वगैरह जो है, ठीक है। अल्फा इंटू वेल्थ प्लस बीटा इंटू इनकम, ठीक है। अब आता हम लोग कंजप्शन मेनली डिपेंड्स ऑन, हम लोग पूरा बहुत सारे हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है। लाइफ साइकिल थ्योरी कौन दिया था, मोदिग्लानी और एल्बर्ट अंडो, ठीक है। और उसके बाद उसके पहले हम लोग कौन सा थ्योरी पढ़े, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, ये कौन दिया था, मिल्टन फ्राइडमैन। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कौन दिया था, ड्यूसेनबेरी, ठीक है। और उसके पहले था हम लोग कुजनेट कंजप्शन पजल, और उसके पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स दिया था, और सबसे पहले इरविंग फिशर जो है इंटरटेम्पोरल चॉइस दिया था, ठीक है। तो सारे इतना थ्योरी पढ़े, उससे हम लोग को क्या पता चले कंजप्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम कंजप्शन कम करोगे क्योंकि सेविंग में ज़्यादा तुम करोगे, है ना। उसका टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स तुम्हारा बढ़ा देगा तो कंजप्शन कम करोगे। उसके बाद वेल्थ पे, ठीक, वेल्थ तुम्हारा रहेगा तो खर्चा तुम करोगे, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो आज नया एक और नया टॉपिक है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन जो है इट इज़ कंटिन्यूस और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस या फिर परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग पीरियड में, ठीक है, हमारा कोई भी गुड्स या सर्विस हो, ठीक है, उसका प्राइस जो जनरल उसका जो प्राइस लेवल है इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मान लो पहले 40 रुपये में राइस मिलता था, ऑयल 40 रुपये में, ठीक है। लेकिन अब जो इन्फ्लेशन जो है नेक्स्ट ईयर मान लो 41 हो गया, 10 साल बाद उसका प्राइस हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है। तो तुम्हारा जो है उसी पैसा से, मतलब पहले 80 रुपया खर्चा होता था, ठीक है, अब तुमको 120 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये में तुमको वो सामान नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्राइस अगर तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है, तो परचेजिंग पावर जो है तुम्हारा पैसा का वो कम हो, गिर जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब आता हम लोग इन्फ्लेशन का कॉज क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला कॉज जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब एक विलेज में मान लो 100 बैग तुम्हारा राइस है, ठीक है, 100 बैग राइस विलेज में है। अब जो है लोगों को चाहिए मान लो 150 बैग, ठीक है। अब जो है क्या होगा, मान लो उसके पास 100 बैग है और 150 लोग हैं, ठीक है। अब 150 लोग मान लो चला गया 100 बैग के लिए, ठीक है। तो दुकानदार क्या बोलेगा, प्राइस बढ़ा देगा, है ना, बोलेगा कि चलो मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, जिसके पास पैसा वो लेगा। तो इसलिए जो है तुम्हारा प्राइस बढ़ जाएगा, लोग कम्पीट करेगा, ठीक है, सेलर जो है अपना प्राइस बढ़ा देगा और प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, जब डिमांड तुम्हारा मतलब प्रोडक्ट कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग क्या करेगा, स्पेंड मोर ऑन कंजप्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो टोटल डिमांड अगर तुम्हारा सप्लाई से ज़्यादा है तो तुम्हारा प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, कंज्यूमर के पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसका इनकम बहुत ज़्यादा है ना, तो वो स्पेंडिंग करना ज़्यादा चाहेगा, है ना, बिजनेसमैन इन्वेस्ट ज़्यादा करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड जो है बहुत बढ़ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और सप्लाई नहीं, मतलब उतना सप्लाई है नहीं, इसलिए प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आता हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा सेलर जो है प्राइस बढ़ा देता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब मान लो पहले मतलब चाय का कोई दुकान है, ठीक है, तो 40 रुपये का मिल्क लगता था, शुगर 40 रुपया, गैस 100 का, ठीक है। अब जो है उस टाइम टी का कॉस्ट था 10 रुपये, ठीक है। अब मान लो मिल्क का प्राइस 40 से बढ़ गया 60 रुपये, ठीक है, शुगर का प्राइस बढ़ गया, गैस का बढ़ गया, ठीक है। तो उसका कॉस्ट बढ़ गया ना, बनाने का कॉस्ट बढ़ गया, तो इसलिए वो अपना प्राइस बढ़ा देगा, 15 रुपया कर दिया। तो ये हो गया इन्फ्लेशन, है ना। क्यों, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर उसका बढ़ जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसका बढ़ जा रहा है, इसलिए वो अपना प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है, सबसे पहला रीज़न है ऑयल प्राइस हो, ठीक है। मान लो पेट्रोल डीजल ये सब हम लोग महंगा हो गया, ठीक है। तो हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन से होता है ना, कोई भी चीज़ हमारे पास कैसे पहुँचता है, ट्रांसपोर्टेशन।
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, ठीक है। उसका फार्मर्स प्राइस शॉक, ठीक है। मान लो ड्रॉट आ गया, ठीक है, फूड सप्लाई, तो क्रॉप प्रोडक्शन तुम्हारा कम हो गया, ठीक, तो फूड सप्लाई तुम्हारा मार्केट में ज़्यादा है नहीं, तो फार्मर लोग फूड प्राइस बढ़ा दिया। फूड प्राइस बढ़ेगा तो सब कुछ का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद आ गया इम्पोर्ट प्राइस शॉक, ठीक है। मान लो हम लोग बहुत कुछ इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, है ना, तो बाहर से जब इम्पोर्ट करते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो तुम्हारा प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस भी उस चीज़ का बढ़ जाएगा। अब आता है वेज पुश इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन क्या है? जो वर्कर जो काम करता है, ठीक है, वर्कर लोग जो है अपना बोलता है कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। अभी जैसे जोमेटो वाला जो है देखना प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम लोग का सैलरी बढ़ाओ, तो जो वर्कर है वो अगर बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा बढ़ा दो, तो तुम्हारा जो फैक्ट्री वाला मालिक है उसका तो खर्चा अब ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो इसलिए जो प्रोडक्ट का भी प्राइस वो बढ़ा देता है, ठीक है। ये हो गया वेज पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन का क्या क्या टाइप होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। क्रीपिंग मतलब कि बच्चा में हम लोग ऐसे ऐसे हमारी तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब बचपन में जैसे हम लोग चलता था ना क्रीप करके, है ना, तो क्रीपिंग जो है मतलब धीमे धीमे तुम्हारा इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस तुम्हारा 3% से कम हर साल अगर बढ़ रहा है तो ये हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। मान लो इस साल 100 रुपये प्राइस था, नेक्स्ट ईयर 102 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब आता हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब तुम अब चल रहा है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा इन्फ्लेशन 3 से 6% तक है तो ये हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आता है रनिंग इन्फ्लेशन, मतलब दौड़ रहा है सब, है ना, तो अगर तुम्हारा प्राइस जो है 10% के अराउंड इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आता है गैलोपिंग, ठीक है, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। गैलोपिंग मतलब कूदता है ना, अगर तुम्हारा प्राइस 16% से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 16%, ठीक है, तो तुम्हारा मनी का वैल्यू बहुत जल्दी गिर रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा गैलोपिंग या फिर हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसका और अदर टाइप्स भी होता है, ठीक है। सबसे और क्या क्या टाइप्स होता है, हो सकता है, एक हो गया ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन क्या है? इसमें जो है गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर नहीं करता है इसमें, ठीक है। जो मार्केट फोर्स है वही प्राइस को डिसाइड करता है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई जो है उसी से हम लोग का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो ओपन इन्फ्लेशन क्या है? जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट फोर्स अपना प्राइस को डिसाइड करेगा, ठीक है, डिमांड सप्लाई वर्क फ्रीली, ठीक है। अब आता हम लोग सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्राइस, ठीक है। गवर्नमेंट अगर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं? प्राइस सीलिंग लगा देता है, ठीक है, कि तुम इससे महंगा में तुम नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो सेपरेट इन्फ्लेशन में जो है गवर्नमेंट अपना प्राइस को कंट्रोल करता है, सीलिंग लगा देता है, क्या कि तुम इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। रेशनिंग मतलब फ्री में बहुत सस्ता में खाना देता है, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट जो प्राइस राइज होने से बचाता है, ये हो गया सप्रेस्ड। अब आता है कॉम्प्रीहेंसिव इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव क्या है? प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गुड्स राइज, ठीक है। इसमें कॉम्प्रीहेंसिव मतलब सारे सारे तुम्हारा जो मतलब सामान है, ठीक है, सारे चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ठीक है, सब कुछ महंगा हो जाता है, ठीक है। और स्पोराडिक मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ, और स्पोराडिक मतलब बस ओनली इफ फ्यू गुड्स बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है, बस कुछ ही सामान, मतलब ऑनियन और टमाटो का प्राइस ही खाली बढ़ गया मार्केट में, ठीक है, बाकी चीज़ सब सेम है, ठीक है। ये हो गया स्पोराडिक इन्फ्लेशन। अब आता हम लोग स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अगर हाई इन्फ्लेशन भी है तुम्हारा और उसके साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, ये हो गया स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, प्राइस तुम्हारा सब कुछ का बढ़ गया है, लेकिन बाज़ार में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? इट इज़ स्ट्रेंज नॉर्मली, बिकॉज नॉर्मली जो है तुम्हारा इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो सब कुछ मतलब इन्फ्लेशन साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, लेकिन इसमें क्या उल्टा है, तुम्हारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और प्राइस का अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो चीज़ों का डिमांड तुम्हारा कम हो जाएगा ना, चीज़ों का डिमांड कम होगा तो प्राइस तुम्हारा, डिमांड कम है तो प्राइस तुमको कम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारे लोगों के पास जॉब नहीं है, डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मान लो ऑयल प्राइस तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है, ऑयल प्राइस बढ़ गया, अब इसके वजह से जो है फैक्ट्रीज जो है प्रोडक्शन कम कर दिया, ठीक है। फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम करेगा तो उतना लेबर का ज़रूरत है नहीं, तो बहुत लोगों का जॉब मान लो चला गया, ठीक है। आप लेकिन फिर भी प्राइस तुम्हारा बढ़ ही रहा है, क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है।
तो तुम्हारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब आता है हम लोग मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का मेजरमेंट हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI क्या मेजर करता है कि रिटेल प्राइस जो है वो कितना बढ़ गया, ठीक है। हम लोग रिटेल प्राइस मतलब हम लोग नॉर्मल फैमिली क्या क्या खरीद, राइस, व्हीट, मिल्क, ऑयल, ये सब खरीदते हैं ना। तो गवर्नमेंट देखता है ये सब चीज़ का जो प्राइस है कैसे एक्सपेंसिव हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर मतलब ये सब चीज़ अगर एक्सपेंसिव हुआ तो हम लोग बोलेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, ठीक है। अब जो है CPI, इट इज़ यूज्ड फॉर सैलरी रिविजन, ठीक है। गवर्नमेंट इस CPI को क्यों यूज़ करता है, फॉर सैलरी रिविजन, ठीक है। तुम्हारा सैलरी बढ़ाना है कि घटाना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा DA कितना बढ़ाना है, ठीक है। उसका तुम्हारा पेंशन एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ के लिए तुम्हारा CPI का यूज़ करता है, ठीक है। अब आता हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, गवर्नमेंट जो अपना होलसेल प्राइस को मेजर करता है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस क्या होता है, फार्मर टू होलसेलर, फार्मर होलसेलर को कैसे भेज रहा है, ठीक है। होलसेलर जो है कैसे भेज रहा है मतलब, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेलर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कंज्यूमर को कितना प्राइस में सामान मिल रहा है, ठीक है। और होलसेलर प्राइस मतलब होलसेलर को कितना मिल रहा है, ठीक है। CPI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हैं हम लोग, और इसमें प्रोडक्शन लेवल प्राइस को देखते हैं, ठीक है। ये इट इज़ यूज फॉर रिटेल मार्केट, इट इज़ यूज फॉर होलसेल मार्केट। अब आता हम लोग GDP डिफ्लेटर, ठीक है। GDP डिफ्लेटर क्या है, GDP जो है डिफ्लेटर क्या है, हम लोग का GDP दो टाइप का होता है, ठीक है। एक नॉर्मल GDP, एक हो गया रियल GDP, ठीक है। GDP से हम लोग क्या मेज़र करते हैं कि हम लोग का जो कितना गुड्स और कितना सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्राइस हम लोग का बढ़ा है कि नहीं, ठीक। तो नॉर्मल GDP और रियल GDP हमें पहले भी हम लोग समझे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार बोल रहे हैं। नॉर्मल GDP में हम लोग करंट ईयर प्राइस देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी मान लो 10 पर kg का प्राइस 10 रुपये, तो 2024 में GDP तुम्हारा कितना हो गया, 1000। और 2025 में प्रोडक्शन कितना था, 100 ही था, लेकिन प्राइस बढ़ गया 15 रुपये, ठीक है। अब हो गया 1500। तो प्रोडक्शन हम लोग का 100 ही है, लेकिन GDP देखो बढ़ गया, ठीक है। नॉर्मल GDP में क्या हम लोग करेंट ईयर प्राइस यूज़ करते, ठीक है। तो नॉर्मल GDP 2024 में 1000 था, 2025 में 1500 है, ठीक है। रियल GDP जो है इसमें हम लोग बेस ईयर प्राइस है, ठीक है। मान लो बेस ईयर प्राइस मान लो हम लोग लगा लिए 9 रुपये, ठीक है। तो 2024 में भी इसका GDP, रियल GDP 900 था, और इसमें भी 900 था, ठीक है। तो अब जो है आता है हम लोग नॉमिनल GDP हो गया, रियल GDP। और GDP डिफ्लेटर क्या है, तुम्हारा रियल नॉर्मल GDP बाय रियल GDP, ठीक है। तो नॉर्मल GDP था 120 करोड़ और रियल GDP 100 करोड़, तो ये हो गया 120, ठीक है। तो GDP डिफ्लेटर से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। पहले 120 मतलब हम लोग का प्राइस 20% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब आता हम लोग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या मतलब रिलेशन है, ठीक है। तो फिशर इफेक्ट, इसको फिशर ने एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको फिशर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लो तुम बैंक में जमा किए हो, ठीक है, पैसा। अब बैंक तुमको मान लो 8% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन मान लो 5% है, ठीक है, ठीक है। अब जो है क्या तुम्हारा इसका मतलब क्या, तुम्हारा वेल्थ क्या 5% से बढ़ 8% से बढ़ रहा है, बैंक तुमको 8% इंटरेस्ट दे रहा है। मान लो तुम आज 100 रुपया रखे बैंक में, ठीक है, बैंक तुमको 8% इंटरेस्ट दे रहा है। नेक्स्ट ईयर तुम्हारा 100 रुपया का वैल्यू हो जाएगा 108 रुपया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन भी 5% बढ़ गया, ठीक है। तो तुम्हारा पैसा का वैल्यू भी कम हो गया, ठीक है। क्या तुम्हारा पैसा जो 8% से बढ़ा, नहीं बढ़ा। तुम्हारा रियल गेन कितना है, 8% माइनस 5% तुम्हारा इन्फ्लेशन की वजह से वेस्ट हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा रियल गेन बस 3% ही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया फिशर इफेक्ट, ठीक है। तो फिशर ने एक इक्वेशन दिया था, I = R प्लस पाई, ठीक है। I = इंटरेस्ट रेट R मतलब रियल इंटरेस्ट रेट, और पाई इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। मान लो ये बैंक के लिए यूजेबल है, ठीक है। मान लो बैंक को 15% इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब जो है बैंक को 15% इंटरेस्ट लेना है, बैंक को 15%, 5 साल बाद 15% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बैंक तुमको कितना इंटरेस्ट लगाया, बैंक को इंटरेस्ट है 15, ठीक है। इन्फ्लेशन मान लो 5% है, ठीक है। तो बैंक 15% प्लस 5, ठीक है। तो तुमको इंटरेस्ट लगाएगा 20%, ठीक है। तुमको मान लो 5% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो तुम इंटरेस्ट, लेकिन तुम तो इंटरेस्ट कितना लोगे सामने वाला से, अगर इन्फ्लेशन 5% है, ठीक है।
तो तुम्हारा 5% इन्फ्लेशन जोड़ोगे प्लस तुमको 5% इंटरेस्ट चाहिए प्लस इन्फ्लेशन की जोड़ोगा 3%, ठीक है, दोनों ऐड करके होगा 8%, तो उतना इंटरेस्ट तुम चार्ज करोगे, ठीक है। तो फिक्स्ड इक्वेशन यही बोलता है, ठीक है। अब आता हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का क्या क्या मेजर है, ठीक है। सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी और सेकेंड है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो है कौन देता है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है फिस्कल इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजेज द टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। मान लो पहले तुम 100 रुपया कमाते थे, गवर्नमेंट तुमको 5% टैक्स लेता था, ठीक है। और तुम्हारे पास 95% बचा है, 95 रुपीज़ बचा है, उतना तुम खर्चा करो। अब जो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा कर दिया 20%, ठीक है। अब तुम्हारा 80 रुपया बचा है, तो तुम 80 रुपये खर्च, तो तुम उतना स्पेंडिंग नहीं करोगे ना, तुम अपना स्पेंडिंग को कम कर दोगे ना, रिड्यूसेस द स्पेंडिंग, ठीक है। तो अगर स्पेंडिंग कम करोगे तो डिमांड कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल कर। अब मॉनिटरी पॉलिसी से कैसे करते हैं, मॉनिटरी जो है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है, तो वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। तो मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आरबीआई के पास 2 टूल है, सीआरआर, एसएलआर और इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कोई भी तुम्हारा बैंक हो, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, उसका कुछ परसेंट जो उसके पास जितना डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो आरबीआई बोलेगा कि पहले मान लो 5% रखना होता, ठीक है। तो आरबीआई बोलेगा आप मुझे 15% तुमको मेरे पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो वो लोग जो है, जो फार्म है उसका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, तो उसके बाद प्रोडक्शन कम हो गया तो डिमांड, लोग पास डिमांड कम हो जाएगा ना, तो इन्फ्लेशन तुम्हारा कम हो जाएगा। अब एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। मतलब परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट, तुम्हारा बैंक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज तुम लिक्विड एसेट लाइक गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब में रखना होता है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, तो गवर्नमेंट अगर बोले, आरबीआई अगर बोल दिया एसएलआर को बढ़ाना है, ठीक है, तो एसएलआर को अगर बढ़ा देगा तो बैंक के पास फिर से पैसा कम हो गया है ना, तो बैंक लोन ज़्यादा नहीं दे पाएगा, है ना। तो इससे तुम्हारा मार्केट मनी सप्लाई जो है बाज़ार में, पैसा ही बाज़ार में कम रहेगा, तो प्राइस नहीं बढ़ पाएगा ना, तो इन्फ्लेशन कम होगा। उसका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, गवर्नमेंट मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग सेविंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो लोग अपना सेविंग करने ज़्यादा लग जाएगा, कंजप्शन कम कर देगा, तो डिमांड कम हो गया तो इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है। अब आता हम लोग सप्लाई स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई स्टॉक मैनेजमेंट क्या है, अपना जो है इंपोर्ट हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। मान लो इंक्रीज़ हम लोग इंपोर्ट, ठीक है, उसके बाद होर्डिंग को प्रिवेंट करेंगे, प्रोडक्शन हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एक्सेसिव वेज को, ठीक है। अब आता हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो क्रेडिटर्स है, जो लोन दे रहा है, उसके लिए क्या इफेक्ट होगा, मान लो वो 5% पे लोन दिया, ठीक है। मान लो वो 1000 रुपया लोन दिया, ठीक है, 5 साल बाद जब उसको 1000 रुपया वापस मिलेगा, ठीक है। अब इन्फ्लेशन से 1000 रुपया का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए लॉस है, और जो लोन लिया उसके लिए प्रॉफिट है ना, क्योंकि जो लोन लिया पहले उस टाइम जो 1000 रुपया लिया तो उस टाइम 1000 रुपये का बहुत वैल्यू था, अब उसको जब लौटाना है तो 1000 रुपये लौटा रहा है, ठीक है, तो उसका उतना वैल्यू नहीं बचा, ठीक है। तो अपना जो लोन लिया उसके लिए फ़ायदेमंद है, और जो लोन दिया उसके लिए लॉस है ना। उसका फिक्स्ड इनकम ग्रुप, ठीक है, जिसका सैलरी फिक्स है, ठीक है, सैलरीड पीपल पेंशन में, उसके लिए क्या इफेक्ट होगा, पैसा उसको 85,000 मिल रहा है, ठीक है, पहले 50,000 में बहुत ज़्यादा सामान आता था, 50,000 में सामान नहीं आएगा, तो उसके लिए लॉस है, ठीक है। अब बिजनेसमैन के लिए बहुत प्रॉफिट है, क्यों, बिजनेसमैन जो है अपना प्राइस जो है ज़्यादा पैसा में भेज रहा है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आता है वेल्थ होल्डर्स, ठीक है, जिसके पास वेल्थ जमा हुआ है, ठीक है, कैश, एफडी, बॉन्ड्स, ठीक, उसके लिए लॉस है, क्योंकि उसके पास जो पैसा है उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, तो उसके लिए लॉस हो गया, ठीक है।